बोले तो 0.78 टाइम्स ऑफ व्हाट एरिया, एरिया पाई डी, डी कितना है, लिमिट कितनी है उसमें 11 12 और कैसे है पॉइंट तो भैया भाई 100 नेट की कितना है कर दिया इसको का नेट 98 टेंशन मीटर सो तो 26 यहीं बन लॉग यील्ड्स इनटू टेंशन 9.1 ऊपर कितना बताया 118 टू स्क्वायर रूट ऑफ 1.25 रूट 3 18 कैलकुलेट कर सर बता दीजिए 11 12 कौन सा बताने इसमें भाई दोनों A steel member M has a reversal of stress due to live load, whereas another member N has a reversal of stress due to bend load. As per IS 800 2007, maximum slenderness ratio permitted is. देखो पहली बात, अभी तक हम स्लेंडरनेस रेशियो तक पहुंचे नहीं है। पहली बात तो ये टॉपिक किया ही नहीं हमने, कॉलम के अंदर आएगा, कंप्रेशन मेंबर के अंदर आएगा, चलो नहीं भी किया। दूसरी बात, किसके हिसाब से बताना है IS 800 2000, तो इसमें क्या पूछना चाहते थे आप मुझसे, मतलब मुझे ये समझना है कि इसमें आपको डाउट क्या था। अब मैं ये समझना चाहता हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसमें क्या डाउट था, तो क्या जानना था मुझसे। मेरे ख्याल से IS 800 शेयर भी किया था मैंने, वापस एक बार डाल देता हूँ, डाउनलोड में गया IS 800 है क्या IS 800 मेरे पास नहीं है, IS 800 नहीं है तो तुरंत डाउनलोड हो जाता है। तो IS 800 आर्काइव पे गए, हो जाएगा डाउनलोड। क्वेश्चन आया तो पूछा, तो इसके अलावा तो बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो क्वेश्चन आके ये पता नहीं चला कि अभी तक हमने पढ़ाई नहीं है। और दूसरा अगर पढ़ा भी नहीं है, बोल तो रहा है IS 800 2000 से देखना है, इसमें बताना क्या है। सिलेंडर रेशियो आपको किसके हिसाब से बतानी है, IS 800 के हिसाब से बतानी है, तो IS 800 खोलना है ना आपको। तो अभी बोला पहली चीज, अभी तक तो टॉपिक पढ़ाई नहीं है, स्टिल नाउ वी आर नॉट डेड विद दिस टॉपिक कंप्रेशन मेंबर। दूसरा अगर नहीं भी किया और कोई मुझसे कोड चीज पूछ रहा है, तो मैं तो कोड को रेफर करूंगा सीधा, मैं कोड खोल के देखूंगा उसके अंदर कि सिलेंडर रेशियो की लिमिट कितनी है उसमें। लो डाउनलोड कर लिया मैंने कोड, मेरे को यार अभी नेट धीरे चल रहा था, स्पीड धीरे थी, इसलिए इतना टाइम लिया, नहीं तो टाइम नहीं लगता। अभी आपसे बात करते करते मैंने कोड को डाउनलोड किया, जब मैं आपसे वार्तालाप कर रहा था उसके बीच में मैंने कोड डाउनलोड किया, कोड डाउनलोड किया और अपलोड कर दिया। तो जब मेरे को ये सवाल मिलता, मैं क्या करता, कोड को ओपन करता, तो आई वुड ओपन द कोड और जाता है, इसमें देखता सिलेंडर रेशियो कहां पर है, कंप्रेशन मेंबर वाला टॉपिक, कंप्रेशन मेंबर। ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपको करनी है। कमेंट ये कंप्रेशन मेंबर, यानी 34वें पेज के आसपास मिल जाएगा इसके अंदर, 7वें पेज पे निधि का, ये 7वें पेज पे नहीं, 7वें पेज पे तो इंडेक्स चल रहा है इसका, कंप्रेशन मेंबर नो सेक्शन 7। हां पहली बार पढ़ रहे हो स्टील, अरे पहली बार पढ़, तो फिर और अच्छी बात है। अगर पहली बार स्टील पढ़ रहे हो तो क्या मैंने पढ़ाया अभी तक, क्या टॉपिक पढ़ाया अभी तक। अगर पहली बार पढ़ते तभी तो समझ में आता है, तो हमने पढ़ाया नहीं है तो सवाल कैसे करूंगा। तभी पूछा, तुझे पढ़ाया नहीं फिर सवाल पूछने का सेंस क्या बनता है, अभी भी आगे बहस कर रहा है। जब मैंने पढ़ाया ही नहीं तो फिर सवाल पूछने का सेंस क्या बनता है, ये तो जब पढ़ेंगे तब होगा ना। ये लो ये टेबल, जब वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं, सारे सवाल बता दो, मतलब सही तरीके से पढ़ते हो तुम। तो मेरे को भी तुम्हारी बात समझ में नहीं आई, मैं अगर फ्रैंकली बताऊं, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि जब मैंने पढ़ाया नहीं फिर सवाल पूछने का लॉजिक क्या बनता है, कि सही बता दो। अभी पढ़ाई नहीं क्या बताऊं, जो पढ़ा है उसी के सवाल अभी तक खत्म नहीं हुए। In a double riveted double covered butt joint, the strength of the joint per pitch length in sharing the rivet is PD. Double riveted double covered butt joint, तो double riveted double covered butt joint ठीक है, PD दे रखा है। And the strength of one rivet in single share is PS. They are related as, मैं को भी वापस रिफ्रेश करता हूं, पेन चली गई है वापस। अब इस कांसेप्ट के ऊपर, ये जो कांसेप्ट कराया है यहीं से आगे लगा लो, इस कांसेप्ट के ऊपर कम से कम 4 सवाल करा के पीछे आपको नोट्स खोल के देखना। तो जब पढ़े हुई चीजों के ऊपर सवाल नहीं बनते, नहीं पढ़ी हुई चीजों के ऊपर सवाल कहां से बन जाएंगे। जो सवाल आपने पूछा ना, ये आपके नोट्स में 4 सवाल दिए हैं इसके अंदर, 4 प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट 4 प्रॉब्लम्स, इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो बोल रहा है PS इज द स्ट्रेंथ ऑफ वन रिवेट इन सिंगल शेयर, सिंगल कवर बट जॉइंट है, इसमें आपने एक रिवेट लगा रखा है, इसका प्लान देखोगे, मैंने सब आपको कवर प्लेट दिखाई है, आई शो ओनली कवर प्लेट, कंट्रोल Z, एक रिवेट लगा हुआ है, ओनली वन रिवेट इज बीइंग प्रोवाइडेड।
सिर्फ एक रिवेट लगा रखी है इसने, सिंगल रिवेट लगाई थी, तो इसके अंदर जो उसकी स्ट्रेंथ है वो पीएस है, पीएस बोलिए ना। हाँ, फिर बोल रहा है डबल कवर डबल रिवेटेड जॉइंट है, डबल कवर डबल रिवेटेड, अब दो रिवेट है और दो कवर लगा दिया आपने, तो दो रिवेट और दो कवर लगा दिए, यानी इसका अगर प्लान देखूंगा ये सिचुएशन है। तो डबल कवर डबल रिवेटेड, तो यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ पीएस है, यहाँ पर हमारी स्ट्रेंथ कितनी रखी है इसने, पीडी दे रखी है, स्ट्रेंथ इज पीडी। पहली चीज, नंबर ऑफ शेयरिंग प्लेन कितने हो गए यहाँ पे, इन केस ऑफ सिंगल कवर शेयरिंग प्लेन कितना है, 1, यहाँ पे शेयरिंग प्लेन कितनी हो गई, 2, तो अगर एक ही बोल्ट होता है यहाँ पर, इसकी स्ट्रेंथ पहले वाले के कंपैरिजन में कितनी आती, तो पीडी वुड हैव बीन ट्वाइस ऑफ पीएस। अगर एक ही बोल्ट होता, यहाँ पर एक बोल्ट था, यहाँ पर बोल्ट भी कितने कर दिए इसने, डबल कर दिए, बोल्ट भी डबल कर दिए, इसका मतलब पीडी की वैल्यू कितनी है, दो तो प्लेन है, दूसरा बोल्ट भी दुगने कर दिए, पीएस, तो 4 टाइम्स ऑफ पीएस। तो डबल कवर डबल रिवेटेड बट जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है 4 गुना होगी इन कंपैरिजन टू सिंगल रिवेट इन सिंगल शेयर। अब आ गया, चलो अच्छी बात है, अब आ गया। तो अब नोट्स खोल के देखना इसके ऊपर कितने सवाल किए हुए हैं, और ये भी बताया अगर सवाल नहीं बनता क्या करना है, सवाल को वहीं फेंक देना है कि साइड में बैठ तू नोट्स खोल ले, सबसे आसान तरीका है। सवाल नहीं बने उसको वहीं साइड में रखो, वापस नोट्स पे आ जाना है, नोट्स पढ़ने। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या है टेंशन मेंबर, नहीं कंबाइंड आ गया, कंबाइंड टेंशन देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द जॉइंट गिवन बिलो इज सेफ और नॉट। 8 m 16 वोल्ट, 8 m 16 वोल्ट, 8 m 16 वोल्ट, ठीक है, 1 2 3 4 4 इसके पीछे होंगे। 10 16 वोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द कनेक्शन एट सेक्शन 11, ठीक है। नेगलेक्ट एनी पायरिंग फोर्सेस नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आल्सो कंप्यूट द नंबर ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट ऑफ ग्रेड 4.6 टू कनेक्ट अ डबल एंगल सेक्शन, चाहिए डबल एंगल सेक्शन 8 mm थिक ईच मेंबर विद द वेब ऑफ द टी ब्रैकेट के साथ, ठीक है। अज्यूम Fe 415, क्या पूछ रहा है, इतने बोल्ट लगाने पड़ जाएंगे इसके साथ, हाउ मेनी बोल्ट्स आर टू बी अप्लाइड। लोड कितना कैरी करवा रहा है, लोड कैरी करवा रहा है 200 किलोमीटर का, वो भी फैक्टर्ड और 45 डिग्री के एंगल पे, सो 45 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। कौन सा केस है ये, विच केस, थ्योरी कर रखी है इसकी भी हमने, डन द थ्योरी फॉर दिस आल्सो। तो टेंशन है, रिजॉल्व करो दो कंपोनेंट के अंदर, रिजॉल्व करना पड़ेगा दो कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। यहीं पे रिजॉल्व कर दो क्या, 8 वोल्ट लगाए हैं, 8 वोल्ट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड, सो दिस इज द फोर्स। अगले पेज पे चलते हैं, डायरेक्टली तो लगा नहीं पाऊंगा क्योंकि दिक्कत वाली बात होगी, बोलोगे डायरेक्टली कैसे यूज कर लिया, तो सॉल्यूशन लेके जाते हैं। सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट भी नहीं होगा ये हमारा टी ब्रैकेट है, दिस इज टी ब्रैकेट, 4 वोल्ट दिख रहे हैं, 4 वोल्ट दिखा देते हैं, बाकी 4 वोल्ट इसके पीछे, 4 वोल्ट्स आर बिहाइंड दिस, वो आपको पूरी में नहीं दिखेंगे, उसके लिए व्यू चेंज करनी पड़ेगी आपको, सामने से देखना पड़ेगा, 4 वोल्ट और दिखेंगे। अच्छा, अब हम फोर्स की बात करें, फोर्स जैसे हाउ द फोर्स इज एक्टिंग, कितने एंगल पे काम कर रहा है फोर्स, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है, ये हमारा फोर्स है। अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं दो कंपोनेंट के अंदर, ये हमारा cos थीटा sin थीटा, वो एक अलग बात है, दोनों की वैल्यू सेम निकल के आएगी क्योंकि cos और sin 45 दोनों ही बराबर होते हैं, तो ये हो गया f cos 45 और f sin 45, पर फर्क क्या है, f cos 45 वोल्टों में क्या डेवलप करेगा, वोल्टों में क्या डेवलप करेगा टेंशन, और f sin 45 वोल्टों में क्या डेवलप करेगा, शेयर। तो कंबाइंड टेंशन और शेयर वाला केस आ गया, तो कंबाइंड टेंशन और शेयर वाला केस आ गया, निकालो दोनों वैल्यू निकालते हैं वोल्ट के अंदर। तो व्हाट इज द फैक्टर, टोटल 8 वोल्ट है ना, फैक्टर टेंशन फोर्स इन ईच वोल्ट, टेंशन फोर्स इन ईच वोल्ट pb, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, f cos 45 डिवाइड बाय 8, निकाल के दोगे वैल्यू कितनी आ रही है, 2000 नहीं सॉरी 200, सो 200 बाय √2 into 8, सो 200 बाय √2 into 8, सो 200 बाय √2 into 8, इसको पीछे लेके वैल्यू निकाल के दो कितनी आ रही है। हम्म 17.67 किलोमीटर, 17.67 किलोमीटर। नेक्स्ट टेंशन फोर्स आ गया, अब हम निकाल सकते हैं, देखो अनडू हो गया अपने आप ही, सो फैक्टर्ड शेयर फोर्स इन ईच वोल्ट, फैक्टर्ड शेयर फोर्स इन ईच वोल्ट, सो VSB, दिस विल बी हाउ मच, f sin 45 डिवाइड बाय, सॉरी 8 है ना, डिवाइड बाय 8, वैल्यू लिखने की जरूरत है कि डायरेक्ट ये चिपका दूं, ये मैं बोलना कैसे आया, सेम वैल्यू ऊपर वाली है इसलिए डाल दी नीचे, तो सेम वैल्यू कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब क्या निकालना पड़ेगा, टेंशन में स्ट्रेंथ, शेयर में स्ट्रेंथ, तो 2 पॉइंट तो हो गए। नेक्स्ट, तो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट किसके बराबर होगी, सो डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ, so design shear strength of bolt VDSB, सिंपल तो ये हमारा VDSB, this will be equal to FUB upon √3 into 1.25 NN ANB NS ASB, नॉमिनल शेयर स्ट्रेंथ को डिवाइड करके पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, क्या हमारे पास सिंगल शेयर है, सिंगल शेयर है तो NS की वैल्यू भाई हम तो शैंक में मान के, हमको थ्रेड में मान के चलेंगे, थ्रेड में मान के चलेंगे तो VDSB यहीं से निकाल लेते हैं। तो VDSB अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, बोल्ट की यू ग्रेड क्या 4.6, 4.6 बोले तो 400, तो 4 into 100 डिवाइड बाय √3 into 1.25, और अभी तो इतना टाइम मिल रहा है आपको, 2 या 1 दिन बाद एक क्लास हो रही है, सवाल में सारे शेयर करेंगे तो खुद प्रैक्टिस हो जानी चाहिए सवाल सारे आपके, जो सिंसियर है ना, वो मैं पहली बार कर रहा हूं, अभी तक तो सारे सवाल ट्राई करके साइड में कर चुका होता। सो 1 into A and B बोले तो 0.78 टाइम्स ऑफ व्हाट, एरिया पाई डी कितना है, 16 m 16 का वोल्ट है, सो m 16 का वोल्ट है तो पाई 16 स्क्वायर बाय 4, 16 स्क्वायर बाय 4 न्यूटन कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन, निकालो कितनी आई, 16 स्क्वायर स्क्वायर थोड़ा सही नहीं लग रहा, अब ठीक है, कितना होगा 28.974,
28.974 28.974 किलो न्यूटन। सो 28.974। अब आती है हमारी डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ। सो डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ सही लिखो। सो डिजाइन बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट डिनोटेड बाय VDPB डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.5 kb d into t into fu लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 1.25। kb वापस आ गया, ये kb बड़ा परेशान करेगा। kb को निकालो भैया पहले सेपरेटली, चार वैल्यूज लिखो kb के अंदर। सो kb इज मिनिमम ऑफ, ये कैलकुलेशन करना आपका टाइम काम है। e अपॉन 3 टाइम्स ऑफ d नॉट, p अपॉन 3 टाइम्स ऑफ d नॉट माइनस 0.25 fub अपॉन fu कॉमा 1। वैल्यू डालने की जगह नहीं है, लो भाई तुम पूरी जगह खाओ यहाँ पे। फिर तो इक्वल करके सी आगे चला देते हैं। इक्वल करके सी आगे चलाया तो दे रखा है क्या कुछ? कुछ नहीं दे रखा, कुछ नहीं दे रखा, क्या मान के चलूंगा? फिर मिनिमम मान के चलूंगा। ई मिनिमम कितना होगा? 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट कितना होगा? 16 18 तो 16 प्लस 2 अपॉन 3 टाइम्स ऑफ व्हाट? 3 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 2, 3 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 2। देन पिच मिनिमम कितनी है? 2.5 टाइम्स ऑफ डी, 2.5 टाइम्स ऑफ डी डिवाइड बाय 3 टाइम्स ऑफ 16 प्लस 2 माइनस 0.25 एफयूबी 400 बाय 410 1 कैलकुलेट आप करके दो, इसकी मिनिमम वैल्यू मैं डायरेक्टली लिखूंगा आंसर। अब ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से कम 10 बार तो हो गई, 10 बार भी कम बोल रहा हूं मैं। ये जो केबी निकाला मैंने, देखा इस पेपर में इसी केबी में जाकर गलती होती है। एटलीस्ट 10 टाइम्स आई कैलकुलेट जितना मुझे ध्यान आ रहा है। 0.49 कहां से? पहले वाले से आ गई 0.49, 0.5 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हार्डली मैटर्स। तो VDPB दो क्या या दूसरे से आ रही है, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको कुछ हुआ है। सो VDPB कितना? 2.5 टाइम्स ऑफ 0.5, आपने 0.49 बोला तो मैंने 0.49 चलाया। 0.49 इनटू डी है 16, टी थिकनेस कितनी है भाई इसकी? 10 mm। थिनर मेंबर चाहिए होता है ना, हमें थिनर मेंबर कितना है? 10 mm है, वो तो बताइए रखा उसने जो कॉलम है। तो 10 mm प्लेट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ 410 न्यूटन को बदला किलो न्यूटन में डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25 कितनी वैल्यू आ रही है? 64.28। छोटा कौन है इनमें से? डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट यानी VDB मिनिमम ऑफ VDPB कितना आया? 28.974 किलो न्यूटन। इन दोनों में से छोटा हो गया तो भैया ये फैक्टर शेयर फोर्स आ गया, डिजाइन स्ट्रेंथ आ गई हमारी। अब टेंशन की बात करते हैं। सो अगला पॉइंट, नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल्ट की। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इधर है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट कितना आ रहा है? TDB 0.9 टाइम्स ऑफ FUB ANB डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.25। यही वैल्यू पुट करके खत्म करें इसे। तो यही वैल्यू पुट करते हैं और खत्म करते हैं। सो 0.9 अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट 400, 4 into 100 400। नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, नेट एरिया बोले तो 0.78 into पाई 16 d स्क्वायर बाय 4, तो 16 का होल स्क्वायर बाय 4, 16 का होल स्क्वायर बाय 4 वैल्यू आएगी न्यूटन में, न्यूटन को बदलना है किलो न्यूटन में डिवाइड बाय पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। कितना है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 1.25। इसके ऊपर एक चेक भी लगाया जाता है, इट आल्सो बीइंग चेक फॉर व्हाट? सो आल्सो जो हमारी TDB है कितनी आ रही वैल्यू? 45। इसको खिसकाया लिखने के लिए, माइनस इसका पीछे छूट गया तो माइनस इधर डाल दिया, दिस इज इक्वल टू 45.1 किलो न्यूटन, 45.1 किलो न्यूटन। सो आल्सो TDB is less than equal to FIB into ASB divided by 1.1, so divide by 1.1, so this is equal to बोल्ट कितना है? 4.6 बोले तो 400 into 0.6 yield strength of the bolt। then एरिया या शेंक का पाई 16 का होल स्क्वायर बाय 4 डिवाइड बाय 1.1 निकाल के देखना भैया कितनी आ रही है वैल्यू। 45 से कम है तो ये लेंगे, 45 से ज्यादा है तो 45 लेंगे। 175। तो भाई वो कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले न्यूटन को किलोमीटर में करा लो। 175 कहां से निकाल दिया? 43 TDB में गामा एमबी से मल्टीप्लाई चेक में, गामा एमबी से मल्टीप्लाई चेक में, तो मल्टीप्लाई किया नीचे आ गया। सो 43.86 किलो न्यूटन। इसकी वैल्यू छोटी है, ऊपर 45 नीचे 43, तो इसका मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ बोल्ट की कितनी लेंगे? सो हेंस TDB कितनी लिया जाएगा? सो TDB कितनी आ गई? 43.86 किलो न्यूटन। ये आ रहा है, आप डालो। द फार्मूला इज नोन एज व्हाट? फार्मूला क्या बोलते हैं? ऊपर में, कहां पर ऊपर में? ऊपर 45 इस वाले में, 45 वाली कैलकुलेशन है YFIB ये FIB में फार्मूला FIB में है तो सही। FI कैसे निकाला ये बोल रहे हो? कैलकुलेशन एरर आ गया भाई, पूरी लाइन लिखा दो, मेरे को आधी चीज नहीं समझ में आएगी आपकी। एक जगह कोई पूरी लाइन लिख दे, आधी चीजें कैसे समझ में आएगी मेरे को कि आप किस चीज को पकड़ के कमेंट कर रहे हो। P होगा न्यूमरेटर में। नेक्स्ट TNB चेक होता है तो सर ये TNB चेक होता है तो TDB लिखा है इसलिए ठीक है। TNB चेक होता है TDB लिखा है इसलिए सही है, ठीक है हो गया। तो चेंज करो ना, हाँ आप अप्लाई करो, चेंज करके निकालो। आप यू चेंज इट एंड कैलकुलेट। हाँ आप चेंज करके निकालो TNB से, आप TNB की कैलकुलेशन करके देखो ना। लो TNB कितना लिखता मैं?
So TNB is equal to FYB into ASB into gamma MB upon gamma M0. तो कैलकुलेट करो, लगाओ TNB से कैलकुलेट करके देखो। और कोई पॉइंट, किसी का कोई और चीज होगी डाउट? हो गया क्लियर? हो गया क्लियर? हाँ, नाउ क्या करना है, इंटरेक्शन फार्मूला लगाना है। अब इंटरेक्शन फार्मूला लगाना है, ठीक है, फार्मूले का नाम याद है, इंटरेक्शन फार्मूला लगाना है। और क्या चेक करना है, इंटरेक्शन फार्मूला लगा, तुमको पूछना क्या चाहता था ये, पूछना चाहता था डिटरमाइन वेदर द जॉइंट इज सेफ और नॉट। तो इंटरेक्शन फार्मूला की इक्वेशन सेटिस्फाइड है, इस बात का मतलब क्या हुआ, हमारी जो जॉइंट है वो क्या निकल के आ जाएगी, सेफ निकल के आ जाएगी, और जॉइंट विल बी सेफ। तो इंटरेक्शन फार्मूला लगाओ, चेक करो लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर आया या नहीं आ रहा। अगर लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर आ रहा है, बात करो। सो नाउ यूजिंग इंटरेक्शन फार्मूला, सो नाउ यूजिंग इंटरेक्शन फार्मूला, using interaction formula, using interaction formula for safety in combined tension and what shear, टेंशन और शेयर में इंटरेक्शन फार्मूला क्या बोलता है, इंटरेक्शन फार्मूला बोलता है VSB अपॉन VDB का होल स्क्वायर प्लस TB अपॉन, निकाला था TB अपॉन TDB का होल स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। जगह नहीं है मेरे पास नीचे लिखने के लिए, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर खिसका देता हूं ताकि कैलकुलेशन नहीं करूं। कैलकुलेशन अगर हम यही करें तो VSB कितना शेयर अप्लाइड 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 17.67, तो 17.67 डिवाइड बाय डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी निकाल दी आपने बोल की 28, सो 28.974 होल स्क्वायर, सो होल स्क्वायर। दूसरा भी हमारा जो अप्लाई टेंशन है सेम ही आया था 16.6 17.67, और स्ट्रेंथ कितनी आई टेंशन में 43.86 का होल स्क्वायर देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 54.80 आ रहा है सर, किसकी वैल्यू आ रही है भाई 58.80, चार वैल्यूज लिखी हुई यहां पे, इसमें किसकी वैल्यू 54.80 आ रही है, 43.86 वाले की। भाई ये बोल रहा है स्वास्थ्य बोल रहा है 43.86 की जगह 54 आया, तो 54 तो 45 हो जाएगा, फिर क्रॉस वेरीफाई करोगे 43 है 54 है, एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लो। ये तो बात की बात है, तो यहीं पे बोल रहा है ना, एरर है, 43.86 आ रहा है, 43 ही है, 0.5346 दोबारा करो फास्ट कैलकुलेशन, क्रॉस चेक करो एक बार वापस अपनी कैलकुलेशन को, 406 240 तो ये हो गया 240 16 का होल स्क्वायर 0.53, इसके आगे मैनुअली कैलकुलेट नहीं होगा, आपको कैलकुलेटर से करना पड़ेगा। 240.24 हुआ 0.24, ये भी 1 से छोटी चीज 1 1 0.24 और छोटा हो गया, नहीं बताया जा सकता, खुद ही कैलकुलेट करो कैलकुलेटर से, एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लो। डन, चले आगे, सही तो है, सही है, चलो आगे। सेकंड पार्ट में क्या चाहता है वो हमसे, सेकंड पार्ट में चाहता है अब आपने टी ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट है ये, ब्रैकेट नहीं है, सो ब्रैकेट, अब आपने टी ब्रैकेट के साथ क्या किया, एक डबल एंगल सेक्शन लगाया, ये डबल एंगल सेक्शन क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया है इसने, डबल एंगल सेक्शन लगा हुआ है 8 mm थिक, थिकनेस 8 mm है, वेब के साथ जोड़ा, बोल रहा है कितने 16 mm के बोर्ड लगेंगे यहाँ पे, अच्छा कितने 16 mm के बोर्ड लगेंगे, जो 16 mm के बोर्ड लगाएगा इसको आप पुल कर रहे हो 2000 किलोमीटर के फोर्स से, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, व्हाट इज डन, कितने शेयर आ गए, दो शेयर प्लेन आ गए, दो शेयर प्लेन आ गए, मतलब दोबारा से कैलकुलेशन, फिर कैलकुलेशन, पीछे वाले से काम नहीं चलेगा, वाह भाई बार बार सेम चीज कैलकुलेट करवाओ तो। सो पार्ट बी विल से फॉर डबल एंगल सेक्शन, फॉर डबल एंगल सेक्शन डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ कितनी है बोल्ट की, FUB अपॉन रूट 3, सॉरी FUB अपॉन रूट 3 डिवाइड बाय 1.25 डिवाइड बाय 1.25 NN into ANB प्लस NS into ASB, वैल्यू पुट करो, बोल्ट की स्ट्रेंथ थी 400, रूट 3 इंटू 1.25, डबल शेयर है तो एक मानेंगे इसमें, मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 के साथ, एक मानेंगे प्लेन पास कर रहा है शेंक से, इसका एरिया तो पूरा आएगा, पाई 16 का होल स्क्वायर बाय 4, न्यूटन को बदला किलो न्यूटन में, सो न्यूटन बदला किलो न्यूटन में, बगल में चलो तुम, कुछ कुछ वैल्यूज इधर उधर हो सकती हैं, बताना कौन कौन सी चीजें छूट गई, माइनस छूट गया था पीछे, एक और था अच्छा इसका ब्रैकेट का 66.12 किलो न्यूटन, खत्म 66 पॉइंट ये रहा, ठीक है। बेयरिंग स्ट्रेंथ VDPB कितना हुआ 2.5 टाइम्स ऑफ KB D into T FU डिवाइड बाय 1.25 डिवाइड बाय 1.25, सो डिवाइड बाय 1.25, ये हमारा हुआ VDPB, सो दिस बिकम्स आवर VDPB, फिर KB आ गया बीच में, KB पीछे वाला ही आएगा, कुछ चेंज तो होगा नहीं, सारा कैलकुलेशन तो वही है ना, कुछ चेंज हो रही है कि देखो, एज डिस्टेंस नहीं, E की वैल्यू चेंज नहीं हुई उतनी की उतनी, पिच में कोई चेंज नहीं आया, पिच में कोई चेंज नहीं आया, तो सब कुछ सेम चलेगा, सो एवरीथिंग विल नॉट बी सेम, तो मैं बोल रहा हूं KB सेम एज बिफोर, KB सेम एज पार्ट A, तो दोबारा से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पे चिपकाते हैं। तो 2.5 पीछे आपने निकाला 0.49, डी कितनी हमारी, डी है 16 mm, थिकनेस ऑफ थिनर मेंबर एक तो 10 mm का, दूसरा कितना है 8 mm इंटू 2 16, अभी भी छोटा कितना आ रहा है 10 mm आ रहा है, तो छोटा आ रहा है हमारा 10 mm, छोटा आ रहा है हमारा 10 mm की प्लेट की अल्टीमेट 410 न्यूटन को बदला किलो न्यूटन में डिवाइड बाय 1.25, हाउ मच 64.28 किलो न्यूटन, केबी को ब्रैकेट में डाल दो, यहाँ पर बीच में इंटरफेयर कर रहा है आंसर के साथ, दो ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। तो बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ VDB मिनिमम ऑफ VDSB VDPB
कितना होगा 64.28 किलोमीटर। निकालो नंबर ऑफ वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट। सो नंबर ऑफ वोल्ट्स रिक्वायर्ड, सो नंबर ऑफ वोल्ट्स रिक्वायर्ड कितने निकल के आ रहे हैं? कितना लोड कैरी करना था आपको? एफ 2000 किलो न्यूटन, सो एफ डिवाइड बाय वीडीबी, सो 200 किलो न्यूटन डिवाइड बाय 64.28, 3.11 यानी 4 वोल्ट लगेंगे। सो नंबर ऑफ वोल्ट्स रिक्वायर्ड विल बी 4। ये भी हमेशा निकालना पड़ेगा अगर सेम हो तभी भी। भैया हम सवाल एक दूसरे के बात करे जा रहे हैं, वहां पर थोड़ी ना सारे सवाल सील के आएंगे। मैंने आपको सारे सवाल कराए हैं सील के, एक दूसरे एक ही टॉपिक के सवाल चल रहे हैं वहां पर कैसे होंगे सेम एज प्रीवियस पार्ट? फर्स्ट पार्ट में 0.53 लेस देन 1 दैट इज सेफ। हां सेफ है ना, तभी तो लिखा है लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, सेफ है ये पहले वाले पार्ट में। तो लिखा तो है सेफ्टी के लिए लेस देन 1 होना चाहिए, 1 आ गया इसका मतलब सेफ है। सेम क्वेश्चन में तो फिर से सेम क्वेश्चन में वो कोई आंसर कॉपी देता नहीं है, अब कैसे बताऊंगा मैं आपको? ये बात तो किसी को पता नहीं चली। अच्छा दो पार्ट भी आ गए, ये आपको कैसे पता चलेगा वो नंबर देगा या नहीं देगा? अगर कुछ सोच के बताओ। इफ ग्रेटर देन 1 व्हाट टू डू, इट इज नॉट सेफ। सेफ नहीं है, वोल्ट बढ़ाओ, इंक्रीज द नंबर ऑफ वोल्ट। अगर इसके लिए 1 से ज्यादा आ रही है क्या करना पड़ेगा? वीडीबी और टीडीबी बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो वोल्ट बढ़ाओ, वोल्ट और लगाने पड़ जाएंगे आपको, इंक्रीज द नंबर ऑफ वोल्ट्स। फिर मुझे पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं पता चला आज तक। जो अगर कोई कुछ बोलता भी है ऐसा मतलब फालतू में इधर-उधर की बातें करता है, आंसर की तो दिखाते नहीं हो कोई मीन्स की। तो मुझे पता ही नहीं है तो फिर मेरी कॉमन सेंस क्या बोलती है कि मैं काहे पंगा लूं? जब मुझे पता है पिछले वाला ही है, मेरे को क्या करना है? बस एक लाइन ही तो लिखनी है, ये कैलकुलेशन थोड़ी ना दोबारा रिपीट करके देंगे, ये लाइन लिखनी है, ये लिखना है, आंसर लगा देना 0.4 में। अब इतना तो मैं खुद भी सोच सकता हूं कि अगर एक पार्ट में एक सवाल में दो पार्ट आ रहे हैं, एक पार्ट में पिछले पार्ट से मेरे को उठाना है तो कैलकुलेशन की मेहनत तो बच गई ना, पर ये तो लेके आ जाऊंगा ना, क्योंकि किसी को नहीं पता नंबर काटेगा या नहीं काटेगा। और अगर आंसर की दिखाता भी मुझे वो किसी की, ये हर बार सेम इंसान थोड़ी ना पेपर चेक करेगा। तो मैं काहे रिस्क लूंगा वहां पे? कितना टाइम लगेगा भैया? 10 सेकंड 20 सेकंड 1 मिनट और लग जाएगा ये लिखने में, लिख लूंगा 1 मिनट में वापस, अपने आप को तो सेव करके चलूंगा ना। तो मतलब ऐसे सवाल क्यों मतलब पूछे जाते हैं? मेरे को तो आते तो नहीं है, कैसे कैसे सवाल पूछते भाई? मैं मेरे दिमाग में सवाल नहीं आते थे ना, कोई होता था बताने वाला। अच्छा न्यू स्टूडेंट है, अभी अभी स्टूडेंट बना है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। सो डिटरमाइन दी, अच्छा ये टॉपिक तो क्या नहीं है। इस टॉपिक में से इस बार सवाल आया, इस बार वाली ये 20 नंबर का सवाल देखना करेंगे अभी, विल डिस्कस अबाउट दिस। 20 नंबर का सवाल आया, इसमें सेम प्रॉब्लम, थोड़ा सा कैलकुलेशन में या वैल्यूज में चेंज किया होगा, 20 नंबर की प्रॉब्लम है, ये तो हम करेंगे अभी, पर इसके लिए पूरा टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा। चलो इस वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन, नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज acentric loading. So acentric loading in connections. So acentric loading in connections. मेरी स्ट्रेटजी तो ये होनी चाहिए ना, हर बार मेरा एम क्या होना चाहिए भैया? नंबर लाने हैं। तो मैं अपने आप को हर बार हर अभी हर चीज में सेव बनाता हुआ चलूंगा शुरू से, भले चाहे कोई कुछ भी बोलता है। सो एसेंट्रिक लोडिंग एंड करेक्शंस, एसेंट्रिक लोडिंग। अब एसेंट्रिक लोडिंग के लिए पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, डायग्राम में आपसे ही बताना, आपसे एनालिसिस करवानी है कि कौन कौन से लोड लग रहे हैं इसके ऊपर, कौन कौन से लोड लग रहे हैं, इस बात को समझने के लिए भी 3D में जाना पड़ेगा, 3D में जाना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल व्यू। सो 3 डायमेंशनल व्यू, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं ये भी आपको 3D में दिखाया जाए। दिख जाता तो बढ़िया सी बात है। वर्टिकल आना भाई, बढ़िया बढ़िया है। ट्रेडिशनल चीजें उनको भगाओ। ये प्लेट है, ये एक प्लेट है, इसका कौन सी चीज फालतू वाली है? ये फालतू की लगी हुई है, इसकी जरूरत नहीं थी। ये भी फालतू की है, इसकी भी जरूरत नहीं थी, इट वाज नॉट नीडेड। बड़ी मेहनत है डायग्राम बनाने में। ये हमारा वेब का पोर्शन नीचे आ गया, ठीक है। नाउ इट कैन बी सीन क्लियरली कि आपको फ्लैंज निकलती हुई दिख रही है, यू कैन सी द फ्लैंज कमिंग आउट। तो क्या है हमारा? दिस इज व्हाट, दिस इज आवर कंप्रेशन मेंबर। तो हमारा कंप्रेशन मेंबर है, दोनों तरफ आपको फ्लैंज दिख रहा है, बीच में वेब भी दिख रही है आपको, यू आर एबल टू सी द वेब। थोड़ा ऊपर आ जाओ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, ठीक है। प्लेट लगाते हैं इसके ऊपर, फिक्स द प्लेट ऑन दिस। थोड़ा एंगल ऊपर चला गया बट स्टिल कोई फर्क नहीं पड़ता।
जो चीज समझने वाली हो जाएगी। पैरेलल ऊपर वाले के पैरेलल है, थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो इग्नोर करना। मेरे हिसाब से पैरेलल है, बट फिर भी इतनी पास से दिखता नहीं है। ये कॉलम हमारा नीचे तक जा रहा है, कॉलम हमारा नीचे तक जा रहा है, तो आपको ये प्लेट नहीं दिखेगी इसके पीछे वाली। ये रेफरेंस के लिए ले सकते हो, भाई दिखेगा नहीं, प्लेट लगी हुई है, प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर आया हमारा लोड, ये लगाया हमने लोड टिप पे पी, ठीक है। कलर किया चेंज, कलर किया चेंज, शेप सेलेक्ट करी, यहाँ से नीचे आ रहे हैं, वर्टिकल लाइन काटी, एक और प्लेट लगाई, सो वन मोर प्लेट बीइंग यूज्ड। इसकी थिकनेस दिखानी थी, थिकनेस भी दिखाई, तो ये हमारी प्लेट आ गई। एंगल सही करो, एंगल भी सही कर दिया। अब जो चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं दिखेंगी, व्हाट यू विल नॉट एबल टू सी, आपको ये पोर्शन नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा ये पोर्शन, ऑब्वियस बात है, सॉलिड प्लेट छुप जाएगा ये, तो जो चीज़ें पीछे छुप गई उनको मैंने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, बट रेफरेंस के लिए बना रखा, पूरा नहीं बताया, हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पता चले पीछे है, ये पीछे है, पीछे है, ठीक है, पीछे है, इसको बंद करो, इसको बंद करो, और ये लगाया लोड, ये लगाया लोड, ये पी, इसको बोल दो आर, ये लगाया आर। अब बचे बोल्टों की कहानी, अब बची बोल्टों की कहानी, ये लो बोल्ट लगा दी, खत्म मेरा डायग्राम। अब देखो मैंने पूरी कोशिश करी आइसोमेट्रिक व्यू बना के देखो, सो दैट यू आर एबल टू सी द आइसोमेट्रिक व्यू, सो दैट, अरे भाई अंडू नहीं करना है, क्यों तुम अंडू कर रहे हो, एक बार बनता नहीं है जो बन रहा हूँ वो मिटा रहा है बार बार, अरे भाई नहीं करना अंडू यार, चलो ठीक है, अब मैं उसको मिटा नहीं रहा हूँ, बार बार अंडू हो रहा है, ज्योमेट्री जैसी भी आई। अब जरा चेक करो, आर भी मिटा दिया इसने अपने आप ही, आर लिखा था। नाउ एनालाइज, अगर मैं इसको एनालाइज करूँ, इफ आई एनालाइज दिस, पहली चीज, पी लोड की वजह से चारों बोल्टों में क्या आएगा, पहला शेयर, द फर्स्ट ऑफ द शेयर, पहले शेयर की बात कर रहा हूँ, कौन सा शेयर बोलूंगा इसको मैं, मिड शेयर, डायरेक्ट शेयर, तो पी फोर्स की वजह से चारों बोल्टों में डायरेक्ट शेयर, तो पीछे वाला केस हमारा, आर फोर्स की वजह से भी चारों बोल्टों में कौन सा शेयर आएगा, डायरेक्ट शेयर, तो एक तो डायरेक्ट लोडिंग हो गई, तो पी और आर वाले में डायरेक्ट लोडिंग निकल के आ गई। इनफैक्ट आप लीवर आर्म भी ले सकते हो, अगर चाहिए आपको लीवर आर्म की वैल्यू, तो ये लो लीवर आर्म भी काट के दे दिए, पेन चेंज किया, शेप ये भी ले लिया, लीवर आर्म की रिक्वायरमेंट होगी ना, तो इसको हमने बोला ई आर और इसको हमने बोल दिया ईपी, ईपी, हाँ, तो पी और आर दोनों की वजह से डायरेक्शन आया। अब पी को पकड़ता हूँ, पी की वजह से जो हमारा कनेक्शन है, जो प्लेट लगी हुई है लाल वाली, इसमें क्या डेवलप होगा, जो लोड पी है इसकी वजह से हमारे बोल्टों में क्या डेवलप होगा, बोल्टों में डेवलप होगी हमारी टॉर्शन, बेंडिंग कहाँ से आ गई भाई, टॉर्शन है ये, विल टू डेवलपमेंट, अभी फॉर्म कर रहे हो, पैरेलली चल रहा है स्ट्रेंथ मटेरियल, फिर बोलते हो स्टील से पहले फॉर्म की रिक्वायरमेंट है क्या, तो जो पी लोड है इसकी वजह से मेरे चार बोल्टों में डेवलप हो जाएगी टॉर्शन, मैग्नीट्यूड कितना है टॉर्शन का, पी इनटू ईपी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्शन विल बी इक्वल टू पी इनटू ईपी, और टॉर्शन की वजह से भी चारों बोल्टों में क्या आएगा, शेयर आएगी, वो हमें स्ट्रेंथ मटेरियल में कर रखी है। जो आर लोड है इसकी वजह से चारों बोल्टों में क्या आएगी, बेंडिंग मोमेंट, इट विल बी सब्जेक्ट टू बेंडिंग, और बेंडिंग की वजह से क्या निकल के आएगा, बेंडिंग की वजह से बेंडिंग स्ट्रेस निकल के आएंगे, विल बी सब्जेक्ट टू बेंडिंग स्ट्रेसेस। इसका मतलब अगर जो असेंट्रिक लोडिंग कनेक्शन है इसमें दो केस बन जाते हैं, पहला केस डायरेक्ट लोड एंड साथ में क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट, दूसरा डायरेक्ट लोड साथ में क्या है, बेंडिंग मोमेंट, तो एक ही डायग्राम में दोनों चीजें बना के दिखा दी है। तो असेंट्रिक कनेक्शन में कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको डायरेक्ट लोड और ट्विस्टिंग मोमेंट मिले और साथ में डायरेक्ट लोड या बेंडिंग मोमेंट मिले, और कई बार ऐसी अरेंजमेंट भी आ जाएगी कि डायरेक्ट लोड ट्विस्टिंग मोमेंट भी होगा और बेंडिंग मोमेंट भी होगा, और ये भी हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कोइंसिडेंटली कल परसों केस किया था हमने, कौन सा कंबाइंड स्ट्रेस वाला टॉपिक आया था, एक केस आया था शाफ्ट वाला, शाफ्ट में आपके पास डायरेक्ट स्ट्रेस भी था, बेंडिंग स्ट्रेस भी था और शियर स्ट्रेस भी था, तीनों के तीनों स्ट्रेस आ रहे थे उसके अंदर, तो वही सेम कहानी, ऐसी लोडिंग भी हो सकती है। तो मेरा जो डायग्राम है इसमें तीनों तरह की लोडिंग है, ऑल थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो पहला पॉइंट हम क्या बोल सकते हैं, पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं दैट डिपेंडिंग अपॉन, the first point says that depending upon depending upon how the bolts depending upon how the bolts are placed depending upon how the bolts are placed how the bolts are placed and तो लगाएंगे नहीं, in a connection, how the bolts are placed in a connection, following two types following two types of following two types of eccentric connections following two types of eccentric connections can be obtained following two types of eccentric connections can be obtained। क्या है पहला, पहला है हमारा डायरेक्ट लोड एंड व्हाट, डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, तो डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग मोमेंट, तो डायरेक्ट लोड एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, डायरेक्ट लोड एंड बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट कैसे है, लो आर इनटू ईआर, ये बेंडिंग मोमेंट, सिंपल। मतलब ये केस फिर से सबसे बेसिक केस, कैंटिलीवर बी में तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाता है, इतनी बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सपोर्ट पे, यही तो करते हैं सबसे पहला केस में, यही करते हैं शेयर फोर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के अंदर, पहला केस ये करवाया हुआ स्ट्रेंथ मटेरियल में, कितने फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट माइनस आर इनटू ईआर हॉकिंग मोमेंट, तो वही तो है भाई ऊपर, सेम चीज तो बना के दिखाई है। नो करो आगे बढ़े, ये भी हटाओ, ये काहे बीच में आ गया यार, ट्विस्टिंग मोमेंट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू लिख सकते हो, ट्विस्टिंग मोमेंट कितना है डाल दो, P इनटू
ईपी और बेंडिंग मोमेंट कितना है आर इनटू ई आर, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट। साइड में जगह नहीं थी, मैंने इसके ऊपर ही लिख दिया, आई डोंट हैव द स्पेस। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, पहला केस उठाते हैं इसमें से। तो पहला केस उठाया बोल्ट्स, जो इस बार के मेंस पेपर में मिलता, जो आप खुद करोगे सवाल, कंसेप्ट में बता दूंगा, एक एग्जांपल में बता दूंगा, उस सवाल को अटेम्प्ट करना, देखना कैसा सवाल आया था। सो बोल्ट सब्जेक्टेड टू व्हाट, बोल्ट्स सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। सो बोल्ट सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, तो बोल्ट जिसमें आपको डायरेक्ट लोडिंग मिल जाए और साथ में ट्विस्टिंग मोमेंट मिल जाए। सो बोल्ट विच आर बीइंग सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट लोडिंग एंड ट्विस्टिंग मोमेंट। सो डायरेक्ट लोडिंग ट्विस्टिंग मोमेंट, ट्विस्टिंग मोमेंट को लाल वाली प्लेट में था ना, तो सेम पीछे वाला कॉलम उठाया मैंने, और इस बार मैं सारी चीजें बना के दे रहा हूं, 2D में आ गया मैं, 2D में आ गया, कॉलम था मेरा ऑरेंज कलर का, कॉलम था हमारा ऑरेंज कलर का, और प्लेट कहां से स्टार्ट हुई थी, एक तरफ एक्सटेंड हो रही थी ना, इसका मतलब ये हमारा कॉलम था, सॉरी ये हमारा कॉलम था और प्लेट एक्सटेंड हो रही थी इस तरीके से। तो दिस वाज द सिचुएशन, ये हमारी सिचुएशन थी। जो एडिशनल चीजें उसको हटा दो, ये दिखेगी नहीं आपको कॉलम के अंदर वाली आम, कॉलम यहीं पे खत्म नहीं हुआ था, इसका एक्सटेंशन बनाएंगे। एक्सटेंशन का तरीका क्या है, एक्सटेंशन दिखाने का तरीका, तो एक्सटेंशन दिखाने का तरीका, एक्सटेंशन दिखाने का तरीका, ये हमारा क्या है, लोड आया, ये लोड आया पी, और वो वैल्यू कितनी बताई थी, सीजी से दूरी ईपी बताई थी, सीजी से दूरी आई थी इसकी कितनी, ईपी, तो सीजी से दूरी आ गई थी हमारी ईपी। कुछ भी लिख सकते हैं, नोटेशन स्टैंडर्ड नहीं है, ईपी ई नॉट, कभी ई छोड़ देते हैं, क्योंकि दो ई थे इसलिए मैंने ईपी और लिख दिया था, तो इसको मैं ई नॉट लिख रहा हूं जो स्टैंडर्ड नोटेशन है, क्योंकि पीछे दो ई लिख रहे थे, डिफरेंशिएट करने के लिए लिख दिया था मैंने। अब बात करते हैं बोल्ट की, बोल्ट मैंने दिखाया था मेरे ख्याल से व्हाइट कलर के थे, तो व्हाइट कलर के बोल्ट बना दो भाई, तो व्हाइट कलर के बोल्ट अंडू मत हो जाना, तो ये हमारे व्हाइट कलर के बोल्ट, इसको क्या डुप्लीकेट, यहाँ पे आ गए व्हाइट कलर के बोल्ट। चलो देखो, अगेन कोइंसिडेंस है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आपका साथ चल रहा है, साथ चल रहा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, क्या कर सकते हैं, इस लोड को मैं ट्रांसफर कर सकता हूँ सीजी पे, तो जो बोल्ट ग्रुप की सीजी है भाई, अंडू नहीं होना, ये क्या चल रहा है इसका, ये हमारे बोल्ट ग्रुप की क्या है, बोल्ट ग्रुप की सीजी है, सो दिस इज सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप। मैं इस लोड को कहां अप्लाई कर सकता हूं, मैं इस लोड को उठा के कहां लगा सकता हूं, बोल्ट ग्रुप की सीजी पे लगा सकता हूं, तो बोल्ट ग्रुप की सीजी पे लगा, पर साथ में और क्या लगाना पड़ेगा, इसका ट्विस्टिंग मोमेंट लगाना पड़ेगा। तो मैंने उस लोड को ट्रांसफर किया और कहां शिफ्ट कर दिया, बोल्ट ग्रुप की सीजी पे शिफ्ट कर दिया, तो ये तो आया मेरा लोड, और साथ में क्या आया, और साथ में आया मेरा ट्विस्टिंग मोमेंट विच इज इक्वल टू पी इनटू ई नॉट, साइमल्टेनियसली ट्विस्टिंग मोमेंट इज आल्सो देयर। अभी ट्विस्टिंग मोमेंट की जगह क्या करते हैं, बेंडिंग मोमेंट करते हैं, चल तो रहा है हमारा, अभी टॉकिंग अबाउट स्लोप डिफ्लेक्शन, उसमें अप्रोच थी हमारी, वन ऑफ द अप्रोच वाज स्लोप को ट्रांसफर कर देते थे कंसर्ट पॉइंट पे, जहां पे आपको स्लोप डिफ्लेक्शन चाहिए, सेम वही कहानी, एग्जैक्टली सेम स्टोरी। अब चेक करो, जो मेरा लोड पी है, इसकी वजह से सारे के सारे बोल्टों में क्या डेवलप होगी, सारे के सारे बोल्टों में क्या डेवलप होगी, तो सीजी ऑफ बोल्ट ग्रुप सारे के सारे में डेवलप होगी शेयर, कौन सी शेयर, डायरेक्ट शेयर, तो सब में डेवलप होगी डायरेक्ट शेयर। अब मुझे दिखानी है डायरेक्ट शेयर। अच्छा डायरेक्ट शेयर का डायरेक्शन कहां होगा, डायरेक्ट शेयर का डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ लोड, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो जिस डायरेक्शन में लोड लगा है उसी डायरेक्शन में डायरेक्ट शेयर लग जाएगी। मैं बोल्टों को आपको अलग बना के दिखाऊंगा, क्योंकि यहीं पर एक खिचड़ी बनाऊंगा तो हो सकता है एक दो चीजें मेरे से छूट भी जाए, तो है ना मेरे पास ऑप्शन, लो डुप्लीकेट करते हैं ना वापस, डुप्लीकेट, आओ तुम बाहर, तो बस मैंने उसको बाहर निकाल दिया, परेशान मत होना कि सर ये बोल्ट बाहर कहां से आ गए, अंदर आपको ही समझने में दिक्कत होती है, इसलिए बोल्टों को बाहर निकाला, हेंस बोल्ट्स आर बीइंग सेपरेटेड आउट। ये हमारी सेंटर लाइन है, दिस इज आवर सेंटर लाइन, सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप, ये हमारा सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप, तो ये सीजी को मैं बाहर निकाल दिया। तो जो लोड है वो सारे के सारे बोल्टों में क्या डेवलप करेगा, सारे के सारे बोल्टों में डेवलप करेगा डायरेक्ट शेयर। अब डायरेक्ट शेयर कलर रोटेशन चेंज करते हैं, इसको मैं दिखाता हूं ब्लू कलर से, तो सारे बोल्टों में डेवलप हुआ डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन हमारे अप्लाइड लोड किया, ध्यान रखना जो कंसेप्ट बता रहा हूं। तो अभी हमारे केस में है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये कौन सा शेयर है, अरे बोल्टों के नाम भी डाल दो, बोल्टों के नाम किधर डाल देते हैं, तो बोल्ट नंबर 1, बोल्ट नंबर 2, बोल्ट नंबर 3, बोल्ट नंबर 4, बोल्ट नंबर 5, बोल्ट नंबर 6, सबको नाम दे दिया ताकि डायरेक्शन का भी नाम दे पाऊं। तो एफडी कौन सा 5, एफडी कौन सा 6, ये एफडी कौन सा 4, ये एफडी कौन सा 2, ये एफडी कौन सा 1, ये एफडी कौन सा 3, एफडी 3, ये तो है डायरेक्ट शेयर। सेकंड शेयर दैट विल बी इंड्यूस विल बी बिकॉज़ ऑफ द ट्विस्टिंग मोमेंट। अब ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जो शेयर डेवलप हुआ उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में भी व्हाट, उसकी डायरेक्शन होगी आप उस बोल्ट के सेंटर को ज्वाइन करो सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप के साथ, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में विल बी द शेयर ड्यू टू व्हाट, शेयर ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट। जैसे एग्जांपल पहला बोल्ट उठाया, पहले बोल्ट को ज्वाइन किया मैंने सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप के साथ, भाई व्हाइट कलर का है ये, इसको ज्वाइन किया सीजी ऑफ द बोल्ट ग्रुप के साथ, सेंस क्या है ट्विस्टिंग मोमेंट का, ट्विस्टिंग मोमेंट का सेंस क्या निकल के आ रहा है, राइट हैंड रूल से निकलता है, तो ये ट्विस्टिंग मोमेंट का सेंस ग्रुप है, ट्विस्टिंग मोमेंट का सेंस ग्रुप है। तो जब आप पहले बोल्ट के पास जाओगे इसका मतलब अपर डायरेक्शन में जा रहे हो, एक तो गया अपर डायरेक्शन में, दूसरा पीला कलर उठाया, पीला कलर उठाया और इसके परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर, ये हमारा फोर्स होगा पहले बोल्ट के अंदर, किसकी वजह से, इसकी वजह से हमारे ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, एफ टी बोल्ट नंबर 1, सबकी बना दो सेंटर लाइन, सबकी बना दो सेंटर लाइन, सेंटर लाइन बनाओ, सेंटर लाइन सीजी से जोड़ी, सेंटर लाइन सीजी से जोड़ी, सेंटर लाइन सीजी से जोड़ी, सेंटर लाइन सीजी से जोड़ी और यहां पे भी सेंटर लाइन सीजी से जोड़ी। चलो सेकंड पॉइंट, अब तीसरे बोल्ट का आपको बताओगे, तीसरे बोल्ट की बात करनी हो, शेयर ड्यू टू टॉर्शन कैसे निकालोगे, तो शेयर ड्यू टू टॉर्शन, बोल्ट की सेंटर लाइन सीजी ऑफ द बोल्ट के साथ जुड़ी, जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से निकल के आएगा, राइट हैंड थंब रूल मतलब क्या चला हमारा, बना भी लगा यहां पे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब मैं 3 बोल्ट पे आऊंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और परपेंडिकुलर होना पड़ेगा इसके, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ओवरलैपिंग नहीं दिखानी, इसलिए थोड़ा सा स्पेस करके दिखा दिया। ये जो हमारा है फोर्स है थर्ड बोल्ट में, किसकी वजह से, टॉर्शन की वजह से, दिस इज फोर्स ड्यू टू टॉर्शन। बाकी तो आप खुद अप्लाई कर सकते हो, कुछ भी नहीं बता इसके अंदर। ये कौन सा बोल्ट की कहानी है, ये हमारे बोल्ट की कहानी है, कौन नाम है इसका, पांचवा, तो ये हमारा पांचवा बोल्ट है, इंटरफेयर कर रहा है FD3, FD3 को भगाया अंदर, सॉरी भाई सॉरी, FD3 को भगाया अंदर, लिख देंगे कहीं पे, पीले वाले का नाम है FT, FT कौन सा पांचवा, और नीले वाले का नाम क्या था FD3। चलो इधर वाले बोल्ट पे आ जाओ, FD2, FD2, FD2 परपेंडिकुलर होना पड़ेगा इसके, सो परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर हो गया, नाम डाल दो बस। ये होगा हमारा FT2, ये होगा हमारा FT6 और ये होगा हमारा FT4। ये टॉर्शन की वजह से भी फोर्स दिखा दिया मैंने आपको, आई शो द फोर्स ड्यू टू टॉर्शन आल्सो। अब अगर आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कैसे निकालोगे, अब आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है कैसे निकालोगे, वेक्टर होता है फोर्स, ध्यान रखना समेशन ऐड कर देंगे, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें कोई स्टील स्ट्रक्चर नहीं है, ये मतलब पहली बार स्टील पढ़ रहा हूं मैं, कोई स्टील स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर, तो वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, समेशन कैसे निकालेंगे,
हाउ टू अप्लाई, तो आप बोलोगे FD स्क्वायर प्लस FT स्क्वायर प्लस 2FD FT cos थीटा इज एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेस का स्क्वायर रूट, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स आ गया। दिस विल बी रिजल्टेंट फोर्स इन इंडिविजुअल बोल्ट्स, हर इंडिविजुअल बोल्ट में हमने फोर्स निकाल लिया। अब वो बोल्ट जिसमें इस फोर्स की वैल्यू सबसे ज्यादा निकल के आती है, वो रिजल्टेंट फोर्स फॉर द सेफ्टी ऑफ दिस जॉइंट किससे कम होना चाहिए, बोल्ट की डिजाइन स्ट्रेंथ से कम होना चाहिए, खत्म। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू VDB, बस यही कहानी है इसकी। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे हमारा FD क्या है, FD इज व्हाट, FD इज डायरेक्ट शेयर फोर्स, डायरेक्ट शेयर फोर्स इन विच बोल्ट, डायरेक्ट शेयर फोर्स इन विच बोल्ट, इन ith बोल्ट, तो डायरेक्ट शेयर फोर्स इन ith बोल्ट। देन FTI क्या है, ये टॉर्शनल फोर्स है इन ith बोल्ट, दिस इज व्हाट टॉर्शनल शेयर फोर्स इन ith बोल्ट। ट्विस्टिंग फोर्स का डायरेक्शन कैसे लिए समझ में नहीं आया, एक बार सेंस राइट हैंड थंब रूल से निकाली, राइट हैंड थंब रूल से सेंस क्या आ रही है, क्लॉकवाइज आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रही है, बेंडिंग मोमेंट ट्विस्टिंग मोमेंट दोनों की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकलती है, क्लॉकवाइज, ठीक है क्लॉकवाइज। सेकंड इसका डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बोल्ट विद द CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप, तो सेंस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन क्या होगी उस लाइन के परपेंडिकुलर जो बोल्ट के सेंटर को किससे जोड़ रही है, बोल्ट ग्रुप के CG से जोड़ रही है। अब जो ये बात मैंने बोली ये खुद अप्लाई करो तभी बात समझ में आएगी, वो देखने से नहीं आएगी। अब हर एक बोल्ट उठाओ उसके CG को जोड़ो बोल्ट ग्रुप के CG के साथ, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन बनाओ और सेंस कौन सा रखना जो राइट हैंड थंब रूल ने बताया। आगे चलो, अब जरा मुझे बताओगे डायरेक्ट शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये डायरेक्ट शेयर फोर्स निकाले इसकी वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट शेयर फोर्स की वैल्यू होगी टोटल जो लोड लगा है डिवाइड बाय व्हाट, नंबर ऑफ वोल्ट्स, तो टोटल जो फोर्स लगा है डिवाइड बाय नंबर ऑफ वोल्ट्स, इसका मतलब एक पैरामीटर और आ गया, n मींस व्हाट, n मींस नंबर ऑफ वोल्ट्स, ठीक है यहीं पे मेंशन कर दिया। तो ये बात तो डायरेक्टली समझ में आती है P/N, सो नंबर ऑफ वोल्ट्स, सो नंबर ऑफ वोल्ट्स, सो नंबर ऑफ वोल्ट्स, ठीक है। अब टॉर्शनल शेयर फोर्स निकालना है, टॉर्शनल शेयर फोर्स के लिए पहले टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस, अब जो लोगों ने सॉल्व नहीं करी, नए नए स्टूडेंट बने जो, टॉर्शन फार्मूला T/J दिस इज इक्वल टू व्हाट, टाउ बाय r, यहां से मैं क्या निकालूंगा टाउ, ये शेयर स्ट्रेस है किसकी वजह से, टॉर्शन की वजह से। अब स्ट्रेस आ गया मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ, फोर्स निकालने के लिए, मल्टीप्लाई कर दूं एरिया के साथ, मल्टीप्लाई कर दिया एरिया, तो एरिया समझ कौन सा एरिया, विच एरिया, वो भी ध्यान रखना, एरिया कौन सा है, प्लान एरिया उसका बोल्ट का, तो वही पाई स्क्वायर बाय 4 ही है। आज जिस बोल्ट पे लग रहा है जिस पे शेयर डेवलप हुई है, तो इसकी वैल्यू मैं डायरेक्टली भी कितनी लगा सकता हूं, इसकी वैल्यू डायरेक्टली मैं भी लगा सकता हूं, n हो गया हमारा नंबर ऑफ बोल्ट, सो T/J टाउ बाय r, T इनटू व्हाट, Ri डिवाइड बाय व्हाट, J, ये तो हुआ हमारा स्ट्रेस, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ, एरिया के साथ, सो मल्टीप्लाई विद द एरिया, सो मल्टीप्लाई विद द एरिया, क्लियर है तरीका नहीं। तो ये तो आ गया हमारा FTI। अब FTI में जो पैरामीटर है उसको डिफाइन कर लेते हैं। पहला T क्या है हमारा, T है हमारा ट्विस्टिंग मोमेंट, T इज ट्विस्टिंग मोमेंट, मोमेंट की वैल्यू कितनी है, P इनटू E नॉट, सो P इनटू E नॉट ट्विस्टिंग मोमेंट। RI का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ दैट बोल्ट और डिस्टेंस ऑफ द CG ऑफ द बोल्ट फ्रॉम द CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप, तो RI क्या बना, RI बना हमारा, RI बना हमारा डिस्टेंस ऑफ ith बोल्ट, डिस्टेंस ऑफ द ith बोल्ट फ्रॉम द CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप, CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप, फ्रॉम द CG ऑफ द बोल्ट ग्रुप हटा दिया। J का मतलब क्या होता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो J इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, ऑफ बोल्ट ग्रुप, सो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोल्ट ग्रुप किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ A इनटू R का होल स्क्वायर, बोल्ट ग्रुप है भाई, A इनटू RI का होल स्क्वायर, पूरे बोल्ट ग्रुप का पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अब इसमें AI आ गया नया टर्म, AI तो यहाँ पर भी था ना, AI यहाँ पर भी था, AI इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ ith बोल्ट, ये एरिया है किसका, ith बोल्ट, सो AI इज इक्वल टू एरिया ऑफ ith बोल्ट, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, तो इसका हम बोल सकते हैं हेंस FTI किसके बराबर हुई, FTI बराबर हुई टॉर्शन के, टॉर्शन कितना है हमारा P इनटू E नॉट इनटू RI, सो इनटू RI इनटू AI डिवाइड बाय व्हाट, समेशन ऑफ AI RI स्क्वायर। कैच कैच के अंदर, कैच इसके अंदर, ये मैंने डायग्राम में सारे बोल्ट सेम दिखाए, सवाल में थोड़ी ना होंगे, तब तो आपको जनरल एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। पर अगर सारे बोल्ट एक जैसे, सबका एरिया क्या होगा, सबका एरिया क्या होगा, सेम होगा। So we'll say if the bolts, so we'll say if the bolts, if the bolts are of same area, then if the bolts are of same area, then FTI will be equal to what, AI कॉमन हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, कट जाएगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी P इनटू R नॉट इनटू RI डिवाइड बाय समेशन RI का होल स्क्वायर। कृपया करके नीचे जो समेशन RI का होल स्क्वायर है उसको ऊपर वाले RI से काट मत देना, ये मत बोलना था वो RI कट गया, फिर से इसमें कोई सीट स्ट्रक्चर नहीं है, देयर इज नो सीट स्ट्रक्चर इन दिस। वो AI मैंने क्यों काटा, क्योंकि वो एरिया कांस्टेंट हुआ, उसको कॉमन निकाल दिया मैंने बाहर, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गया, RI को कॉमन निकाल के बाहर मत काट देना। अब ये तो हमने फोर्सेस की बात करी, अब मेरे को बात करनी है डायरेक्शन की भी, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, जरा बात करना डायरेक्ट शेयर फोर्स, डायरेक्ट शेयर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, डायरेक्ट शेयर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, अरे वर्टिकली डाउनवर्ड इसके अंदर है प्रभु, मतलब हर सवाल में वर्टिकली डाउनवर्ड लगा देना। लो अगर मेरा फोर्स PU लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड, फिर बोलोगे सर इस सवाल में तो ऐसा हुआ, सवाल में डाउट आ गया, अभी मैंने लोड आपको वर्टिकली डाउनवर्ड दिखा रखा है ना, जनरल बात कर रहे हैं ना, P की डायरेक्शन में लगता है, ये लो मैंने P की डायरेक्शन चेंज कर दी तो थोड़ी लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड, तो FDI की डायरेक्शन वही होती है जो आपको गिवन लोड की डायरेक्शन दे रखी है। सो विल से आल्सो FDI, so FDI has line of action, FDI has line of action parallel to the
पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन, पैरेलल टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मिस कर गए पूरा सवाल गया। पैरेलल टू दैट ऑफ द अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड की डायरेक्शन में होगा, जो मर्जी डायरेक्शन हो। सेकंड एफटीआई, इसकी डायरेक्शन में पूछी थी वापस आपने, एफटीआई की डायरेक्शन। सो एफटीआई इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है? सो हैज लाइन ऑफ एक्शन perpendicular to the, perpendicular to what? Perpendicular to the line joining, perpendicular to the line joining, line joining the CG of the bolt, CG of the bolt, CG of the bolt, or you can say CG of the concerned bolt, 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 with whom? With the CG of the, CG of the bolt group, with the CG of the bolt group, the CG of the bolt group। तो ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन आ गई, so concerned bolt with the CG of the bolt group। और सेंस क्या होगा? एंड सेंस भी बताया ना, एंड इट्स सेंस would be same as that of what? सेंस मतलब क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, सेंस would be same, यही पेज पे खत्म करने की कोशिश करते हैं तो जगह बनाई। सेंस would be same as that of what? As that of twisting moment। और ट्विस्टिंग मोमेंट का सेंस कैसे निकालते हो? As that of twisting moment, as that of twisting moment, ब्रैकेट में डाला, found using right hand thumb rule, found using right hand thumb rule। अभी इसको अप्लाई करके मैंने दिखाया भी था। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा किसी भी बोल्ट में? सो विल से हेंस रिजल्टेंट फोर्स, सो हेंस रिजल्टेंट फोर्स इन ith bolt, hence resultant force in ith bolt FRI is given by, ith bolt FRI is given by direct force का होल स्क्वायर, टॉर्शनल फोर्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FDI, FTI cos थीटा। परफेक्ट लाइन बन गई। इसमें थीटा क्या है? इसमें थीटा क्या है? Here theta is the angle between, theta is the angle between FDI and FTI, इन दोनों के बीच का जो एंगल है, नोट कर लो। That's right। एक बार राइट हैंड थंब रूल फिर से बता दीजिए कैसे लगाना है। अपना राइट हैंड उठाओ और उसकी उंगलियों को घुमाओ, जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं वही डायरेक्शन है आपके टॉर्शन की। बना के दिखाने की कोशिश करिए, देखते हैं बन जाता है तो ये लो, ये राइट हैंड बना के दिखाया मैंने। तो ये भैया राइट हैंड उठाओ, घुमाओ, जिस डायरेक्शन में उंगलियां उस डायरेक्शन का सेंस आ गया तो राइट हैंड थंब रूल बन जाता है। दैट्स राइट हैंड थंब रूल। जैसे हमारे वाले केस में तो P into E नॉट इज टॉर्शन और राइट हैंड उठाया घुमाया, देखो किस डायरेक्शन में उंगलियां जा रही है, ये बना के भी दिखा दिया। फिर तो P into E नॉट, ये कैसे पता चला डायरेक्शन? राइट हैंड की उंगलियों के हिसाब से पता चला। FTI में डिवाइडेड बाय n नहीं होगा, एक बोल्ट के लिए निकालना भाई, एक ही बोल्ट के लिए निकालना है ये, तो उसी बोल्ट की रेडियस ली है, उसी बोल्ट का एरिया लिया है, ये लोड तो सबने कैरी किया ना मिलके, और जो FTI है वो इंडिविजुअल बोल्ट में निकाल रहे हैं। तो ये वाली चीज यहाँ क्यों अप्लाई करनी है? फिर से इससे क्या पता चलता है कि पीछे वाली चीज ना ये समझ में आया ना ये समझ में आया, इस बात का कंक्लूजन बस यही है, पीछे डिवाइड बाय n हुआ, यहाँ डिवाइड बाय n नहीं हुआ। ये तो अलग से एक बोल्ट के लिए निकाला ना। चलिए ये हुआ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या बताया था? तो हमारा बोल्ट सेफ कब होगा? जब उसका रिजल्टेंट फोर्स कैसे कम हो जाए। और सेफ्टी ऑफ द बोल्ट, जो आपका सबसे क्रिटिकल बोल्ट है उसका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो डिजाइन स्ट्रेंथ से क्या हो जाना चाहिए? डिजाइन स्ट्रेंथ से क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। सो से लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट बोलेंगे फॉर सेफ्टी ऑफ द बोल्ट, फॉर सेफ्टी ऑफ द बोल्ट, जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला आपने बोल्ट के अंदर, जो रिजल्टेंट फोर्स निकाला आपने बोल्ट के अंदर वो किससे कम हो? उसकी डिजाइन स्ट्रेंथ से कम हो जाना चाहिए। खत्म कहानी। अब ये बात तो आपको हर बोल्ट के लिए अप्लाई करनी है, पर हर बोल्ट में क्यों अप्लाई करूंगा? जब मेरा सबसे क्रिटिकल बोल्ट सेफ हो गया, बाकी सारे बोल्ट तो सेफ होंगे, और सबसे क्रिटिकल बोल्ट कौन सा है जिसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या है? सबसे क्रिटिकल बोल्ट कौन सा है जिसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या है? सबसे ज्यादा रिजल्टेंट फोर्स सबसे ज्यादा कौन से बोल्ट में होगा? वो भी निकाल सकता हूं। डायरेक्ट जो हमारा फोर्स है वो सब में सेम है, डायरेक्ट जो फोर्स है वो हमारा सब में सेम है। अब क्या बच गया हमारा? FT बच गया। अब FT बच गया, देखो पकड़ो FT को, पहले तो पकड़ो FT को, कहां है भैया FT? ये रहा FTI। इसका मतलब ये फोर्स मैक्सिमम तब होगा जब RI की वैल्यू क्या हो? जब RI की वैल्यू क्या हो? सबसे ज्यादा हो। अब RI की वैल्यू सबसे ज्यादा, ये कौन से वाले बोल्ट होंगे? जो कोने वाले बोल्ट होंगे। देखो कोने वाले एक्सट्रीम कॉर्नर 1 2 5 6, 1 2 5 6 इन सबका RI मैक्सिमम है, मतलब किससे ज्यादा? 3 और 4 से ज्यादा है। देखा पाइथागोरस थ्योरम लगाया इसके अंदर, 3 और 4 की RI क्या बन गई? बेस बन गई, और ये हाइपोटेन्यूज बन गया, तो 4 बोल्ट आ गए। तो इसका मतलब अगर मेरे को रिजल्टेंट मैक्सिमम बनाना है, FDI को तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, एक आया कंट्रीब्यूशन FTI का, FTI में कंट्रीब्यूशन था रेडियस का, इसका मतलब सबसे दूरी वाले बोल्ट कहां से? CG से। दूसरा cos थीटा, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब थीटा छोटा हो या बड़ा हो? 0। cos थीटा की वैल्यू ज्यादा कब होगी? जब थीटा क्या हो? छोटा हो। थीटा छोटा, इसका मतलब FD और FT का एंगल क्या होना चाहिए?
सबसे छोटा होना चाहिए। चेक करो एफडी और एफटी का एंगल सबसे छोटा होना चाहिए। रियलाइज एफडी और एफटी का, इन चारों को पकड़ो बोल्टो को, इन चारों बोल्टो को पकड़ा और देखा एफडी और एफटी का एंगल सबसे छोटा किसमें है, देख के पता चल रहा है, कैन बी रेफर डायरेक्टली। देखो भैया पहला एफडी और एफटी का एंगल थीटा, यहां पर भी थीटा, यहां देखो थीटा कितनी ज्यादा आ रही है। इफ हियर थीटा इज वेरी हाई, खत्म। यहां पर भी देखो थीटा कितनी आ रही है एफडी और एफटी के अंदर, थीटा इज वेरी हाई। इसका कौन से दो बोल्ट बच गए हमारी एनालिसिस से, 1 और 5 तो एलिमिनेट हो गए, कौन से बच गए 2 और 6। तो चाहे 2 के लिए निकाल लो चाहे 6 के लिए निकाल लो, एक ही बात है, सेम आएगा दोनों में फोर्स, क्योंकि दोनों की आरआई भी सेम है और दोनों के अंदर थीटा भी क्या है, सेम थीटा हो सकते हैं। तो ये हमारे सबसे क्रिटिकल बोल्ट बन गया। यानी कंक्लूजन क्या मिला, अगर आपको सबसे क्रिटिकल बोल्ट निकालना है, पहला पकड़ने आपको एक्सट्रीम बोल्ट, एक्सट्रीम बोल्ट में से भी वो बोल्ट पकड़ने हैं जो आपके अप्लाइड लोड की लाइन ऑफ एक्शन के क्या हो, पास हो। अब अप्लाई करो इस कांसेप्ट को। तो पहला एक्सट्रीम वाले सीजी से सबसे दूरी वाले बोल्ट कितने थे, 4। अब इन चारों में से भी कौन से पकड़ूंगा बोल्ट, जो अप्लाइड लोड है इसकी लाइन ऑफ एक्शन के पास है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन के पास कौन सा है, 2 और 6 है। तो अगर 2 और 6 में मेरा ये बोल्ट सेफ आ गया, बाकी सब में तो सेफ आना ही आना है, क्योंकि बाकी सबके अंदर तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, इन दोनों से कम। तो आपको दो ही चेक करने हैं, और दो भी क्यों चेक करूंगा, दो भी चेक तब करने पड़ते हैं जब 2 और 6 बोल्ट का एरिया क्या होता, अलग अलग होता। यदि एरिया वुड जब सेम एरिया तो मैं तो चाहे 2 को चेक कर लूं चाहे 6 को चेक करूं, एक ही बात है, रिजल्ट भी सेम। तो 2 और 6 को भी कब चेक करना पड़ता है, जब दोनों का एरिया अलग अलग होता है। जब सेम एरिया तो जिसको मर्जी चेक कर लो, चाहे 2 कर लो चाहे 6 कर लो, एक ही बात है, दोनों में फोर्स सेम है। खत्म हमारी कहानी इसकी। ठीक है, इसी के ऊपर 20 नंबर का सवाल आया था आपके मेंस के अंदर, करते हैं उसको भी कल वाली क्लास में देखेंगे। चलिए थैंक यू, थैंक यू।